औपनिवेशिक क्रूरता के प्रतीक चिन्हों को हमें वैसे ही देखने की आवश्यकता है, ना कि उन्हें एक एक मेडल की तरह। जो सत्ता, जो पावर आपके शहरों के, आपके गांव के, आपके पहाड़ों की लकड़ियां तक खींच के ले जा रहे हैं यहां से, हम उसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमारे देश में विक्टोरिया मेमोरियल नहीं होना चाहिए। आज के समय में हमारे देश में अंग्रेजों के नाम से गेटवे ऑफ इंडिया, यहां से जो है फलाने राजा आए थे और वहां जो है फलानी रानी आई थी, वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्ल्ड वॉर में 1,40,000 सैनिक गए थे भारतीय, और लौटे तो उसमें 47,000 बलिदान हो चुके थे, 67,000 जो है घायल थे। हमारे पास एक नेशनल वॉर मेमोरियल तक नहीं था और मोदी जी ने उसको बनवाया। गांधी जी का फेवरेट हिम्न था अबाइड बाय मी, उसको जो है बीटिंग रिट्रीट से हटा दिया। तो गांधी जी का था तो था, इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? हमें नहीं लगता कि वो मतलब महात्मा थे, और अंबेडकर ने भी लिखा है कि वाज नो महात्मा। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। भारतीय सेना अकारण ही पॉलिटिकल लैंडस्केप कह लें, सोशल मीडिया कह लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लें, इसमें अचानक से चर्चा में आ गए। पिछले 6-7 दिनों में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं, ऐसे बयान आए हैं, जिसके कारण से भारतीय सेना, इंडियन आर्मी खास करके, और पूरा सेना ही आप ले लें तो वो चर्चा में आ गई। जिसमें से एक अमर जवान ज्योति है, उसकी ज्योति को कहा गया कि उसको बुझा दिया गया, जो 50 सालों से जल रही थी, और उसको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया, जबकि ऐसा है नहीं। इस पर विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद भारतीय सेना को जनरल GD बख्शी ने मर्सनरी बताया है। उसमें कहाँ तक सच्चाई है, उनके स्टेटमेंट में क्या वाकई में GD बख्शी ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा कहा, या फिर सेंट्रल असेंबली ने भी नेहरू के टाइम में, नेहरू जी ने भी उसे मर्सनरी आर्मी कहा था, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद एक मोनिका ओ माय डार्लिंग गीत जो है, उसको भारतीय नौसेना बैंड जो है 26 जनवरी के परेड के लिए रिहर्सल कर रही थी, तो एक स्ट्रेस फ्री होने के लिए ऐसे ही हंसी मजाक जो होता है उसमें उन्होंने बजाया, तो उसको लेकर विवाद हुआ। उसके बाद गांधी जी का एक फेवरेट गीत हुआ करता था अबाइड बाय मी, उसको जो है भारतीय सेना जो है, उनका बैंड जो है वो परफॉर्म करता था। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता है 26 जनवरी के बाद होता है, तो उससे हटाकर उसकी जगह ऐ मेरे वतन के लोगों को शायद उसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस पे भी बहुत बवाल हुआ कि गांधी बाबा का जो है फेवरेट भजन हुआ करता था, वो ईसाइयों के गॉड को लेके था वो। उसके बाद फिर जब विवाद ही चल रहा था, तो अब कहने लगे लोग कि 5 बजे सुबह से क्यों करवा रहे हैं, जवान क्या व्यक्ति नहीं होते, उनको ठंड नहीं लगती, और ये बेकार के प्रैक्टिसेज हैं। इस सब पे विवाद हुआ। तो इन सारी बातों पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा विवाद जो है वो है जनरल GD बख्शी के कथन को लेके कि क्या ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि वो एक मर्सनरी आर्मी थी। मर्सनरी का अर्थ होता है किराए का, भाड़े का, या जिसको पैसा दिया जाता है। जब आप आर्मी के साथ इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका सीधा अर्थ होता है कि देखिए, आर्म फोर्सेज में जो लोग जाते हैं तो यह माना जाता है कि वो पैशन से जाते हैं, राष्ट्र सेवा के लिए जाते हैं, न कि वो पैसों के लिए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे ठीक है, मर तो व्यक्ति कहीं भी सकता है, मृत्यु निश्चित है, आप सड़क पे चलते रहे, एक्सीडेंट में मर जाएंगे, सुनामी आ जाएगा उसमें मर जाएंगे। लेकिन जहाँ हम जानते हैं कि इसमें मरने के चांसेस, बलिदान होने के अवसर जो है अधिक हैं, फिर भी हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें राष्ट्र की सेवा प्रत्यक्ष रूप से करनी है, सीमाओं को गार्ड प्रत्यक्ष रूप से करना है। सेवा तो हम सब कर रहे हैं, किसान भी कर रहा है, वो अन्न उपजा रहा है, शिक्षक भी कर रहे हैं, वो भविष्य के लोगों को तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। कोविड के टाइम में तो ट्रमेंडस काम किया डॉक्टरों ने, तो ये सारे लोग करते हैं। लेकिन जब सैनिक हम बनते हैं तब उसमें राष्ट्र सेवा कहा जाता है। उसके लिए जब मर्सनरी शब्द, भाड़े के सैनिक का प्रयोग होता है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग इस पे बहुत कुछ बोलेंगे। GD बख्शी का कथन जो है वो पहला नहीं है। उन्होंने शायद अनजाने में ही कोट किया है जवाहरलाल नेहरू को। ये नेहरू ने आज़ादी के ही आसपास कहा था कि हमारी सेनाओं को
ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो है वो बिना हमसे पूछे हुए, हमारे लोगों की भावनाओं का सम्मान किए हुए, उनकी इच्छा जहां भी होती है वहां पे भेज देते हैं। और एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने यूज किया था कि वो मर्सनरी के तौर पे, कि भाड़े पे है, उठाया और उसको कुछ पैसा दिया और भेज दिया कहीं पे। मिडिल ईस्ट में लड़ रहे हैं तो बेल्जियम में लड़ रहे हैं, हांगकांग गए, सिंगापुर गए, मतलब किन किन जगहों पे नहीं भेजा गया भारतीय सेनाओं को। तो हमें इस कथन को उसी संदर्भ में देखना चाहिए। अब साथ ही, अब जब इस पे चर्चा हो ही रही है तो हमें यह भी तो देखना होगा कि इसका संदर्भ क्या है। अब प्रश्न उठता है कि लक्ष्मीबाई से लड़ने वाले लोग कौन थे? ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसमें कौन लोग थे? कितने लोग अंग्रेज थे उसमें, उस आर्मी में? वीर कुंवर सिंह किससे लड़ रहे थे? मंगल पांडे का विद्रोह किसके खिलाफ था? और उसी में वो सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी वाला जो था वो यूज तो कर रहे थे बहुत सारे लोग। जलियांवाला बाग में कौन लोग थे, किन्होंने गोलियां चलवाई थी? द्वितीय विश्व युद्ध हो, उसमें 87,000 भारतीय सैनिक बलिदान हुए, और वो भारत में बलिदान नहीं हुए थे। पूरी की पूरी लिस्ट है कि वो कहां कहां गए थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहां कहां भेजी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में 47,000 से ज्यादा भारतीय बलिदान हुए थे और 67,000 से ज्यादा घायल थे गंभीर रूप से। वो कौन लोग थे? वो किसके लिए लड़ रहे थे? वो क्या अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे थे? इजराइल जाना, मिडिल ईस्ट जाना, अफ्रीका के कई देशों में जाना। और नेहरू जी कोट कर रहे हैं, एक इजिप्ट का बंदा था, मिस्र का, उसने पूछा, और नेहरू ही ये बता रहे हैं, उसी स्पीच का पार्ट है जिसमें उन्होंने इंडियन आर्मी को मर्सनरी आर्मी कहा था। उन्होंने कहा कि मिस्र के लोग जब भारतीय लोगों को देखते हैं तो उन्हें उस बात की याद आती है कि तुम्हारी सेना, तुम्हारे लोग जो भारतीय थे, अंग्रेज नहीं थे, हमारी धरती पर आकर हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं और हमें परतंत्र बनाने में तुम्हारा सहयोग, और तुम खुद परतंत्र हो। मतलब जिस ऑपरेशन के लिए तुम लड़ने की बातें कर रहे हो, तुम वस्तुतः उन्हीं ऑपरेसर्स को, उन्हीं औपनिवेशिक शक्तियों के साथ खड़े होकर लड़ रहे हो, और अपने जैसे देशों को, अपनी जैसी कम्युनिटीज को, अपनी जैसी जनसंख्या को, अपने जैसे ही प्रताड़ित लोगों को और भी प्रताड़ित करने में, उनके संसाधनों का दोहन करने में, उन्हें गुलाम बनाने में तुम उन्हीं सत्ताओं का सहयोग कर रहे हो। तो जनरल जीडी बख्शी के कथन को भी उसी हिसाब से देखा जाना चाहिए कि क्या उन्होंने जिस संदर्भ में कहा। मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करना चाहूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कॉन्क्वेस्ट कहां कहां हुए थे, वो कहां कहां गए थे, जिसमें आप एंग्लो मराठा वार हो गया, एंग्लो सिख वार हो गया, मतलब अपने ही देश के सिख कहां के थे, मराठा कहां के थे, इनके खिलाफ कौन लड़ रहा था। लिस्ट आप देखते जाएंगे, एंडलेस है। विकिपीडिया पे आप सिर्फ जाके सर्च कर लीजिए तो आपको ये पूरी लिस्ट मिलेगी कि भारतीय सैनिक कहां कहां जाकर क्या क्या कर रहे थे। और जाहिर सी बात है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका अपना आत्मसम्मान नहीं था, कुछ परिस्थितियां वैसी रही होंगी। हम जानते हैं कि एक परतंत्र देश में जब आपको एक ब्रिटिश क्राउन जो है रूल कर रहा था, तो उस वक्त आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती है कि आप लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं और आप किसके लिए लड़ रहे हैं। जिनको लगा कि जान बचाने के लिए या खाने पीने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करना एक विकल्प है, उन्होंने ज्वाइन किया होगा। मैं उन्हें भी गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इससे यह बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जहां जहां कॉन्क्वेस्ट किए वो किसी मातृभूमि को लेकर लड़ाई नहीं थी। वो वस्तुतः वही लड़ाई थी जो ब्रिटिश की लड़ाई थी, और ब्रिटिश की लड़ाई यह थी कि उनके राज में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने ही सहयोग दिया है, ने भी सहयोग दिया है, ने ही सहयोग दिया है। हमें उसी संदर्भ में इसे देखना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सेना के इतिहास को कलंकित करने की कोशिश हो रही है, इतिहास
दोबारा लिखना चाहता है मोदी और अमित शाह, और ये उसी लाइन पे हम जा रहे हैं कि अपने हिसाब से लिखा जा रहा है। इनके लिए सेना जो है मतलब अपने पॉलिटिकल गेन्स को एडवांस करने का एक तरीका बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि इतिहास के तथ्यों को उठाकर और बिना किसी पक्षपात के जो हुआ उसको उठाकर, या जो शब्द हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री महोदय ने प्रयोग में लाया था उसी को दोबारा कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। हमारे पास तथ्य हैं और मैंने आपको सारी चीज़ें गिनाई, इससे सेना की छवि धूमिल नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं दो ऐतिहासिक कहानियाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला एक बौद्ध भिक्षु नागसेन का है। उनको एक राजा ने भेजा उनके पास सैनिक कि नागसेन को बुला कर ला। तो नागसेन के पास सैनिक पहुंचा और उसने पूछा कि नागसेन जी आपको जो है महाराज बुला रहे हैं। तो भिक्षु ने कहा कि नागसेन कौन है? तो बोला आप हैं। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं कौन हूँ? मेरा हाथ नागसेन है, मेरा मुंह नागसेन है, चेहरा है, ये शरीर है, कौन नागसेन है? तो सैनिक ने कहा कि महाराज हमको उतनी फिलॉसफी नहीं आती है, आपको बुलाया, आप रथ पे बैठिए और चलिए। बोले ठीक है। महाराज ने बुलाया है, बैठ के पहुंचे वहां पे। राजा आए कि आइए नागसेन जी आपका स्वागत है। तो फिर नागसेन ने वही प्रश्न किया कि नागसेन कौन है, किसको आप एड्रेस कर रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला आप हैं। तो लेकिन नहीं, मैं नागसेन नहीं हूँ। नागसेन मतलब क्या है? मेरा हाथ है, पैर है, चेहरा है, क्या है नागसेन? तो उन्होंने बोला कि मैं समझा नहीं। तो फिर वो रथ से उतरते हैं और फिर उन्होंने सैनिकों से कहा कि एक एक करके पहले घोड़ा हटा दिया रथ से, फिर पहिया पूछने लगे क्या ये घोड़ा रथ है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, घोड़ा रथ नहीं है। पहिए हटा दिए, पहिया रथ है क्या? नहीं है। छत्र हटा दिया, ये रथ है क्या? नहीं है। सारी चीज़ें हटा के रख दी और एक जगह पाइल कर दी, वो ढेर बन गया, वहीं घोड़ा भी खड़ा था। रथ के सारे कल पुर्जे निकालकर यहाँ लगा दिया और इससे पूछा राजा से कि क्या ये रथ है? राजा ने बोला कि नहीं, ये तो रथ नहीं है। तो इस कहानी से मैं जहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ कि रथ को सिर्फ उन कल पुर्जों का संकलन होना, एक समूह होना रथ नहीं बनाता है। उसमें एक ऑर्डर होता है उसकी पूर्णता को प्रदान करने के लिए। तो वही जब हम ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं और जिस सेना की बात कर रहे हैं और ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी के भारतीय सेना का जो इतिहास रहा है उसको इतना विक्टोरिया क्रॉस मिला है, उतना ये रहा, गैलेंट्री मेडल्स मिले हैं, उसका ये अपमान हो रहा है। हमें उसे उसी संदर्भ में देखना पड़ेगा कि क्या अभी की भारतीय सेना, चूंकि उनके रेजिमेंट का नाम सेम है, सब चीज सेम है, तो क्या अभी की भारतीय सेना वही भारतीय सेना है? नहीं। अभी की भारतीय सेना अपने इतिहास बोध को साथ लेते हुए, अपने पराक्रमी सैनिकों को जो किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे उसको ये मानते हुए, वो अपने रेजिमेंटल सेंटर में अभी भी ऑनर बोर्ड पे उन्हीं लोगों का नाम जो है रखे हुए हैं। उसमें कोई गलती नहीं है। ना ही उस समय के आर्मी को मर्सनरी कहना जो है वो एक तरह से, अगर उस संदर्भ में आप देखें, और जनरल जीडी बख्शी कोई मतलब पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं है। उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेटजी पे और तमाम चीज़ों पे कई पुस्तकें लिखी हैं। उनका बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बहुत वृहद अनुभव रहा है। तो उन्होंने जो कहा है उसे संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। उसी तरह एक और कहानी है शिप ऑफ थीसियस, जो आपने फिल्म भी देखा होगा। शिप ऑफ थीसियस क्या था कि देवासुर संग्राम ग्रीक मैथोलॉजी में है कि जब युद्ध हुआ तो उसमें एक थीसियस राजा थे, उनका एक जहाज था, तो वो लड़के आए और जीतने के बाद तो उनको लगाया गया वहाँ पे, और वो जो है युद्धपोत एक स्मारक की तरह जहाज जो है उसे लगाया गया। अब क्या हुआ कि समय बीतता जाएगा तो लकड़ियाँ सड़ेंगी, लोहे में जंग लगेगा, तो जब एक लकड़ी पटरा जो है सड़ता तो उसमें नया लगा दिया जाता। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक समय तो आएगा ना, मान लो 100 साल बाद, 200 साल बाद ऐसा आएगा कि उस पूरे स्मारक पोत का, उस जहाज का हर एक कल पुर्जा जो रिप्लेस हो चुका होगा, उसमें
नई लकड़ियां लग गई हो और कई बार लग गई होंगी। अब आप ये सोचिए कि क्या वो शिप ऑफ थीसियस है जिसमें लगातार नए पटरे लगते रहे, या उस पूरे शिप का पुराना कलपुर्जा निकाल के कहीं और एक अंबार ढेर लगा दिया, वो शिप ऑफ थीसियस है। तो यही प्रश्न जो है वो भारतीय सेना और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भी संदर्भ में आता है कि जब उसके सारे कलपुर्जे अलग हो चुके हैं तो क्या हम उसे ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी मानते रहे और उससे ब्रिटिश शब्द जो है हटा दे, या नेतृत्व तो बदल चुका है। वो जिनके लिए उस समय के लोग जिन्होंने बलिदान दिया था, शायद मातृभूमि के लिए नहीं दिया, उन्होंने ब्रिटिश जो है क्राउन है उसके लिए दिया था, उससे उनका बलिदान छोटा नहीं हो जाता। उनका बलिदान लाइफ दे देना सुप्रीम सेक्रीफाइस माना गया, सर्वोच्च बलिदान है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन तथ्य यही है कि हमारी सेना, हमारे भारतीय लोग बेल्जियम, फ्रांस, सिंगापुर, बर्मा, कोहिमा, इम्फाल, मतलब ये तो ठीक है अपने ही देश में थे। एंग्लो मराठा वार हो गया, एंग्लो सिख वार हो गया, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम लोग कहते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, वो हो गया। तमाम में भारतीय लोग ही तो भारतीय लोगों के ही खिलाफ लड़ रहे थे। अब है कि 47 के बाद नेतृत्व बदलता है, नाम हट जाता है ब्रिटिश इंडियन आर्मी से, ब्रिटिश का वो इंडियन आर्मी हो जाती है। और उसके बाद से हमारी सेना ने कई युद्ध लड़े हैं, कई ऑपरेशंस किए हैं, कई सक्सेसफुल, अनेकों अनगिनत छोटे युद्ध और बड़े युद्ध लड़े हैं। तो हम उसे ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा इतिहास था, औपनिवेशिक एक एक लेगेसी है, उसका जो है उस बलिदान को मोदी जो है छोटा बताना चाह रहा है और अखंड अमर जवान ज्योति जो है उसको अलग करके इधर कर दिया। नहीं, ये सारी बातें यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि दोनों नेतृत्व में अंतर है। यहाँ पे आप राष्ट्र के लिए सेना में भर्ती हो रहे हैं, वहाँ पे आप ब्रिटिश क्राउन के लिए भर्ती हो रहे थे, और आपको ब्रिटिश क्राउन जहाँ जहाँ चाह रहा था वहाँ जाके आप युद्ध लड़ रहे थे। और फिर से कहना चाहूँगा कि ना उसमें उन सैनिकों का कोई दोष है कि वो कहाँ कहाँ जाके अपनी मातृभूमि के अलावा कहीं जा रहे थे। उनको पता था ना हम कहाँ जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर में 1,40,000 सैनिक गए थे भारतीय, और लौटे तो उसमें 47,000 बलिदान हो चुके थे, 67,000 जो है घायल थे, बहुत कम लोग वापस लौटे। और उन्हीं की याद में इंडिया गेट पे वो नाम जो है पूरा खुरच के लिखा हुआ है। हमारे पास एक नेशनल वॉर मेमोरियल तक नहीं था और मोदी जी ने उसको बनवाया। वो कैसा है नहीं है इस पे जो है ठीक है, आप अनंत काल तक डिबेट कर सकते हैं कि वो अच्छा नहीं दिख रहा है और क्या जरूरत थी फलान, लेकिन सत्य यही है कि इतने बड़े राष्ट्र में जिसका एक इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा, और आपके पास अपने सैनिकों को याद करने के लिए उसकी राजधानी में कोई एक सिंगल जगह नहीं है जहां पे उन सारे बलिदानियों का नाम जो है स्पष्ट रूप से अंकित हो और उनके लिए श्रद्धांजलि देने का एक जगह हो। संदर्भ आप नहीं देखेंगे तो फिर मतलब क्रूसेड जो लड़ रहे थे यूरोप में, वो कौन लोग थे, उसको कैसे जस्टिफाई आप करेंगे? उनके लीनिएज में जितने लोग आ रहे हैं, चाहे क्रिश्चियंस हो या मुस्लिम्स हो, उनके घर के लोग होंगे, उन्हीं के तो पूर्वज लड़ रहे थे ना। उस पूरे लड़ाई को, उस पूरे रक्तपात को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? समय बदलता है, सोच बदलती है, और हम पूर्वावलोकन करते हैं, पीछे देखते हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ आए। क्या जर्मनी ने हिटलर के पापों के लिए क्षमा नहीं मांगी? क्या वो ये कहता रहे कि नहीं नहीं हिटलर जो है, हम मतलब इग्नोर करता रहे उस फैक्ट को? या अगर इतिहास में कुछ त्रुटियां हुई हैं तो उनके लिए उन्होंने एक राष्ट्र के तौर पे क्षमा मांगी है? जो भी है, फिर उसमें आप अंदर घुसेंगे तो उससे बहुत सारी बातें जो है वो निकल के आएंगी। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वहाँ पे प्रतिमा लगने वाली है, अभी तो होलोग्राम जो है कल मोदी जी ने अनवेल किया वहाँ पे है, और ग्रेनाइट की बहुत बड़ी स्टैचू उसमें लगेगी। अमर जवान ज्योति का जो वो जो छतरी है, उस छतरी में
जॉर्ज पंचम जो राजा था उसका जो है उसकी मूर्ति लगी थी और उसके सामने मार्च पास्ट हुआ करता था। तो उसको मूर्ति को हटा के दिल्ली में ही बुराड़ी एक जगह है, वहाँ कोरोनेशन पार्क है, वहाँ हटा के लगा दिया गया और वहाँ पे फिर अमर जवान ज्योति जो है वो इंस्टॉल की गई थी, वहाँ पे लगाई गई थी 71 के युद्ध लड़ने के बाद, जिसमें भारतीय सैनिक जो है बहुत बलिदान हुए थे। अब जो है बगल में चूंकि मात्र 100-150 मीटर की दूरी है, वहीं पे नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, वहाँ भी एक ज्योति जो है श्रद्धांजलि के तौर पे प्रज्वलित है। तो वहाँ से उसी ज्योति को उठा के उसी की अग्नि को उसमें मर्ज किया गया, सम्मिलित किया गया है और एक कंटिन्यूटी है, ऐसा नहीं है कि उसको बुझा दिया गया। अब ओलंपिक की मशाल कैसे जलती रहती है जब से ओलंपिक चल रहा है? समुद्र के नीचे से आप देखेंगे कि मशाल ले जाई जा रही है, उसका फ्लेम जल रहा है, दौड़ रहे हैं लोग। तो उसका है कि उसी ज्योति से अखंड ज्योति जो लगातार एक कॉन्टिन्यूटी है। तो ऐसा थोड़ा है कि लॉस एंजलिस में ओलंपिक हुआ और वहाँ से बुझा के जो है जर्मनी ले जाया गया, या फिर लंदन में हुआ तो उसके बाद रियो में जो जा रहा है तो वहाँ वाला बुझा दिया, नहीं, उसी की अग्नि लेके अगले ओलंपिक स्टेडियम तक जाता है और प्रज्वलित होती है, एक निरंतरता बनी रहे। और ऐसा करने में मुझे नहीं लगता, और जैसे ढेर सारे वेटरन्स ने, बहुत सारे पूर्व सैनिकों ने, अफसर्स ने ये कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं, हमारे सैनिकों का नाम जहाँ पे है उसी के साथ इसको मर्ज किया जाए। दूसरा विवाद सेना के इतिहास पे था, जिस पे मैंने काफ़ी लंबा बोला है। तीसरा विवाद हो गया कि गांधी जी का फेवरेट हिम्न था अबाइड बाय मी, उसको जो है बीटिंग रिट्रीट से हटा दिया। तो गांधी जी का था तो था, इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई कि एक आदमी का फेवरेट गीत को जो किसी क्रिश्चियन ने अपने गॉड के लिए लिखा था, उसमें फिर तो ठीक है, हम वहाँ पे हनुमान चालीसा गवा देते हैं, वहाँ पे अल्लाह अकबर गवा देते हैं, क्रिश्चियन हिम्न की क्या ज़रूरत है? और ये डिसीजन कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये इंडियन मिलिट्री डिसाइड करती है। और ठीक है, मैं इतना भी भोला नहीं बनूंगा कि मैं बोल दूंगा कि नहीं, इसमें जो है लीडरशिप का कोई हाथ नहीं रहा होगा, बट स्टिल टेक्निकली इंडियन मिलिट्री डिसाइड करती है। इसमें तुम किसको ब्लेम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, लॉजिक क्या है? गांधी जी का था और गांधी जी के बारे में तो कई सत्य अब उजागर हो रहे हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। आखिर अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के दौरान कितनी मूर्तियां गिराई गई हैं। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया ना कि कोलंबस हो या ये जो राष्ट्रों की खोज पे निकलते थे वो रेसिस्ट थे बेसिकली, और उन्होंने इंडिजिनस पॉपुलेशन को वाइप आउट किया है, वहां रोग लेके पहुंचे हैं जो यूरोप के रोग थे। तो उसका रिकॉग्निशन 400 साल बाद ही हो तो रहा है ना। तो उसी तरह हमने अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी को आइकॉनिफाई कर दिया, इतना विशाल बना दिया कि हम उसके बियॉन्ड नहीं देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं के समकालीन लोगों द्वारा लिखे गए तथ्य और गांधी जी के अपने सत्य के प्रयोग नाबालिग लड़कियों के साथ, उनके अपने किताब में है ना शयन की बातें, उसके बाद और भी अकाउंट्स आए हैं, उसके आलोक में देखते हुए हमें नहीं लगता कि वो मतलब महात्मा थे। और अंबेडकर ने भी लिखा है कि वाज नो महात्मा। कॉन्ट्राडिक्टिंग ओपिनियन उसी समय के विचारकों का, उसी समय के नेताओं का रहा है। तो हम क्यों इस बात को इतनी तूल दे रहे कि उनका फेवरेट भजन था, उन्होंने जो है रघुपति राघव राजा राम को सेकुलराइज कर दिया। उनका पूरा पास्ट जो है बहुत ही जटिल है और उस पर दोबारा प्रकाश डालने की आवश्यकता है। इसलिए हमें इसमें नहीं मतलब घुसना चाहिए कि भाई गांधी बाबा का फेवरेट भजन था तो था, उनके फेवरेट बहुत सारे काम थे। ब्रिटिश सिपाही उन्हें वर्जिन सैंडविच बुलाया करते थे। अर्थ आप खुद ही ढूंढ लीजिए, वर्जिन और सैंडविच मतलब उसमें क्या होता है। फिर मोनिका ओ माय डार्लिंग गीत पे विवाद हो गया, जब नेवल बैंड है भारतीय नौसेना का, वो जो है रिलैक्सेशन था उनका, और उन्होंने एक ऐसे ही मोनिका ओ माय डार्लिंग जो पुराना एक गीत है वो पूरा इंस्ट्रूमेंटल गाना बजाया और रिलैक्स कर रहे थे उस पर कि बताइए मोदी शाह इसमें क्या करवा रहा है। इसमें भाई मोदी शाह कहाँ से आ गया? उसने फ़ोन किया होगा कि तुम मोनिका ओ माय डार्लिंग बजाओ।
और सेना में होने का मतलब ये नहीं होता है कि रोबोट हो गए वो, कि वो गीत गाना ना सुने, वो गज़लें ना सुने, वो शायरी ना करें, वो कविता कहानी ना पढ़ें, वो कहे हाँ जय हिंद साहब करते रहे और सैल्यूट मारते रहे। नहीं, उनका अपना जीवन है इन सब के इतर। संगीत रिलैक्स करने का एक माध्यम है और उनको जो गीत आएगा मन में वो बजाएंगे। आपको गाली देना है तो फिर चले जाए मोनिका ओ माय डार्लिंग, गीत जिसने लिखा है और संगीत जिसने दिया है, उसमें तो पूरा बॉलीवुड आपका नप जाएगा। वो आप करेंगे नहीं। 5 बजे सुबह क्यों प्रैक्टिस हो रही है, ठंड लगी, ये क्या बात हुई भाई? उसमें एनसीसी के कैडेट से लेके सारे लोग कर रहे हैं, वही तरीका ही है। 8 बजे या 7 बजे शायद झंडोत्तोलन होता है, परेड उतनी जल्दी शुरू होती है, तो कब से प्रैक्टिस शुरू होनी चाहिए? जून में करें प्रैक्टिस। ये किस तरह के तर्क लेके हम आ रहे हैं? और ये सारा आप देखिए कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के और सेना को लेके चिंतित हो रहे हैं कि अरे उनका इतिहास जो है धूमिल किया जाए। कौन लोग हैं? राहुल गांधी जैसे लोग। ये कांग्रेसी हैं जिनका पूरा अभी रिसेंट हिस्ट्री इनका देखेंगे पिछले 5-6 सालों में, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, गलवान पे, डोकलाम पे, ये जितनी झड़पें हुए हैं, जितने मिशंस हुए भारतीय सेना के, उन सब पे इन्होंने प्रश्न किया। इन्होंने 2008 में जब भारतीय वायुसेना स्ट्राइक के लिए रेडी थी, मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की इजाजत नहीं दी, क्योंकि उनके वोट बैंक को हो सकता है इससे जो भी उनका थॉट प्रोसेस रहा हो, ये उस लीनियज, उस पॉलिटिकल लीनियज से ये लोग आते हैं जो आज अचानक से सेना को लेके जो है अचानक से बड़े चिंतित हो गए कि नहीं नहीं नहीं, आप जो है इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, अमर जवान ज्योति के साथ कर रहे हैं, आप मोनिका ओ माय डार्लिंग बजा रहे हैं। ये लोग बहुत ही घटिया और नीच लोग हैं। अब पूरे संदर्भ को देखा जाए कि चाहे नेताजी की मूर्ति वहां पे लगानी हो या नेशनल वॉर मेमोरियल है उसमें उसको शिफ्ट किया जाना हो, ये कोई मजाक बनाना नहीं है। ये भारत के उचित नायकों को सम्मानित करने की एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत है, यह आरंभ है। और धीरे धीरे मैं तो कहूंगा कि इस तरह के जितने प्रतीक चिन्ह हैं जो औपनिवेशिक क्रूरता की निशानियां हैं, जिसे देख के हमें याद आना चाहिए कि हमारे राष्ट्र के साथ किस किस तरह के नरसंहार हुए हैं, हत्याकांड हुए हैं, हमें उन्हें देखकर हमारी स्मृति में आनी चाहिए वो पूरा इतिहास और सही इतिहास, ना कि हम उसके सामने सेल्फी लें। दोनों में अंतर है। लोग कहने लगते हैं कि रेल भी बनवाई थी अंग्रेज ने, तो रेल हमारे पैसों से बनी थी, रेलवे लाइन, सड़कें हमारे पैसों से बनी थी, और वो कोई हमारे लिए नहीं बनाए थे, वो हमारे सामान को लूट के ले जाने के लिए बनाए थे। हम क्या करें, पटरियां उखाड़ दें? नहीं। लेकिन हां, अगर यहां एक मैक्स मूलर भवन है, जिस मैक्स मूलर ने पूरा एक आर्यन थ्योरी को गढ़ा था कि द्रविड़ों को भगा दिया गया, बाहर से आए, इस तरह की नीचता की थी, उसको सेलिब्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, उसको पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। हमारे देश में विक्टोरिया मेमोरियल नहीं होना चाहिए। आज के समय में हमारे देश में अंग्रेजों के नाम से गेटवे ऑफ इंडिया, यहां से जो है फलाने राजा आए थे और वहां जो है फलानी रानी आई थी, वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सारे प्रतीकों को ध्वस्त करने की आवश्यकता है, चाहे मानसिक रूप से ध्वस्त करें या भौतिक रूप से ध्वस्त कर दें। उनको अबैंडन करने की आवश्यकता है। उनको इस तरह का पॉइंट मत बनाओ जैसे कि हम पूरा इतिहास बोध अपना भूल चुके हैं कि एक राष्ट्र के तौर पे और एक हिंदू जनसंख्या के तौर पे तुम्हारे ऊपर किस किस ने कितना अत्याचार किया था। इस इतिहास बोध के साथ हमको चलना पड़ेगा और अपना आचरण इस हिसाब से लाना पड़ेगा। इस तरह से हमारा आचरण रखना होगा कि हमें स्पष्ट रूप से ध्यान रहे कि हम किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
हमें जिस चीज को नकारना चाहिए, दुत्कारना चाहिए, हमें उस चीज को सेलिब्रेट नहीं करना। राष्ट्र में नई सोच की आवश्यकता है, नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, न्यू पर्सपेक्टिव से इंडिया को देखने की आवश्यकता है। जो राष्ट्र नायक थे, जो भी हमारे थे, तिलक से लेके, मतलब जिनको गांधी और नेहरू को इतना बड़ा बनाने की होड़ में बाकियों को एकदम से धरातल से उठने ही नहीं दिया गया, लेकिन जिनके कार्य उनसे कहीं व्यापक रहे हैं, व्यापक प्रभाव छोड़ने वाले रहे हैं, उन सारे राष्ट्र नायकों को वापस लाना ही होगा। कि तिलक कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, वो कहाँ गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो हिटलर से हाथ मिला रहा था। ये तो सोचो कोई हिटलर से हाथ क्यों मिला रहा था। ये सारी चीजें हमें जानने समझने की आवश्यकता है। और जब तक आप सच्चे राष्ट्र नायकों को सम्मानित नहीं करें, उनको उनकी जगह नहीं देंगे, उनकी आत्माएं तब तक आपको धिक्कारती रहेंगी, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण आपके लिए, हमारे लिए त्यागे थे। इसमें न तो मोदी का कुछ है। आप कह सकते हैं कि मोदी तो पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इन सारे राष्ट्र नायकों का मतलब इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है कर रहा होगा, मैं उनके मस्तिष्क में जाके यह देखने की क्षमता नहीं रखता हूं कि उन्होंने क्या सोच के ये किया है, लेकिन उनके ऐसा करने में कुछ सकारात्मक ही तो हो रहा है ना, नकारात्मक तो नहीं हो रहा है। आप कहेंगे कि नहीं वो बैलेंस कर रहे हैं और फलाना, ठीक है, आप तरह तरह से सोचिए, लेकिन आप यह भी देखिए कि गांधी जैसे जो एक पूरा सा मतलब कितना इस पे बोला जाए और क्या क्या बोला जाए इस पे, बाद में फिर आप देखिए कि किस तरह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनती है। नेताजी को भी इंस्टॉल किया जा रहा है, उनके फाइल्स को डिक्लासिफाई किया गया, और बहुत कुछ करना बाकी है और धीरे धीरे होता रहेगा। ठीक है, उसको लगे कि जो चुनाव होने वाला है उसी वक्त करना है, आप ये भी सोच लीजिए, लेकिन हो तो सकारात्मक ही रहा है ना। जो हमारा है बनाम जिस पर हमें जबरन गौरव करने को विवश किया गया है, उन दोनों के बीच एक सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। औपनिवेशिक क्रूरता के प्रतीक चिन्हों को हमें वैसे ही देखने की आवश्यकता है, ना कि उन्हें एक मेडल की तरह। मतलब आप सोचिए, हम उस देश में हैं जहां सोमनाथ पे 17 बार जिसने तोड़ा था, आक्रमण किया था, उसको प्रेरक कहानी की तरह हमें पढ़ाया जाता था बचपन में। सोचिए, इससे बड़ा डिजास्टरस और त्रुटिपूर्ण क्या हो सकता है कि जो एजुकेशन पॉलिसी आपकी बना रहा होगा, कि जिसने एक मंदिर को 17 बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, उसको एक प्रेरक कहानी की तरह आप दिखा रहे हैं कि 17वीं बार में वो जो है सफल होता है। हमें भी सफल होने के लिए इस तरह से लगातार जो है लगे रहना चाहिए। जिन अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य यहाँ के सारे संसाधनों को लूटपाट, आप सोचिए कि उनके लंदन में जो घर बने हुए हैं उसमें शिमला और हिमाचल की लकड़ियां हैं, वहां पे उनके छतों में लगी, उनके फ्लोर में लगी हुई। जो राष्ट्र, जो सत्ता, जो पावर आपके शहरों के, आपके गांव के, आपके पहाड़ों की लकड़ियां तक खींच के ले जा रहे हैं यहां से, हम उसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? उसके द्वारा बनाए गए चिन्हों को, उसने जो यहां पे बनाया वो भी अपने राजा के सम्मान में बनाया, उसी राजा के सम्मान में जिसने तुम्हारे लाखों पूर्वजों को मारा है। इसलिए जब मोदी हो या जो भी हो, जब एक रिवाइवलिज्म की बात की जा रही है कि इस पे पुनरावलोकन की आवश्यकता है, इसको नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, तो हमें वास्तव में उसे खुले मस्तिष्क से देखने की आवश्यकता है। सत्य बाहर आएगा ही, उसमें हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।
हमारा सब्सक्रिप्शन जो है अभी काफ़ी समय से थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आपसे आशा करता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को ले जाएंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।